इस छात्र का नाम मसाओ होरिकी था। वह डाउनटाउन टोक्यो में पैदा हुआ था। मुझसे 6 साल बड़ा था और एक निजी कला स्कूल में स्नातक था, यानी उसे डिग्री प्राप्त थी। घर पर कोई स्टूडियो न होने के कारण वह मेरी अक्सर जाने वाली कला कक्षा में आता था, जहाँ वह कथित तौर पर तेल चित्रकला का अध्ययन जारी रखा हुआ था। एक दिन जब हम एक दूसरे को मुश्किल से ही पहचानते थे, हमने अभी तक एक शब्द भी नहीं बदला था, उसने अचानक मुझसे कहा, क्या तुम मुझे 5 येन उधार दे सकते हो? मैं इतना हक्का बक्का रह गया कि मैंने उसे पैसे दे दिए। ये ठीक है, उसने कहा, अब कुछ शराब के लिए तुम मेरे मेहमान हो। मैं ठीक से मना नहीं कर सका और मुझे स्कूल के पास एक कैफे में खींच लिया गया। यह हमारी दोस्ती की शुरुआत थी। मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ। वाह, वह शर्मीली मुस्कान, यह एक होनहार कलाकार की विशेष निशानी है। अब हमारी दोस्ती के प्रतीक के रूप में चीयर्स। उसने एक वेट्रेस को हमारी मेज पर बुलाया। क्या वह सुंदर लड़का नहीं है? तुम्हें उस पर फिदा नहीं होना है, समझी? मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन जब से वह हमारी कला कक्षा में आया है, मैं केवल दूसरा सबसे सुंदर हूँ। होरी की सांवला था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट नियमित थी और कला कक्षा के लिए असामान्य रूप से वह हमेशा एक साफ सुथरा सूट और रूढ़िगत नेकटाई पहनता था। उसके बाल पोमेड लगाकर बीच में बटे हुए थे। आसपास का माहौल मेरे लिए अपरिचित था। मैं बार बार अपनी बाहों को मोड़ता और खोलता रहता, और मेरी मुस्कान अब वास्तव में शर्मीली थी। हालांकि 2 या 3 गिलास बियर पीने के दौरान मुझे एक अजीब सी मुक्ति की हल्कापन महसूस होने लगी। मैंने शुरू किया। मैं सोच रहा था कि मैं एक असली कला स्कूल में दाखिल होना चाहता हूँ। मूर्ख मत बनो, वे बेकार है। स्कूल सब बेकार है। वे शिक्षक जो प्रकृति में डूब जाते हैं, वे शिक्षक जो प्रकृति के लिए गहरी सहानुभूति दिखाते हैं। मैंने उसकी राय के लिए जरा भी सम्मान नहीं महसूस किया। मैं सोच रहा था कि वह मूर्ख है और उसकी पेंटिंग्स कचरा है, लेकिन वह मेरे लिए बाहर घूमने के लिए एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। अपने जीवन में पहली बार मैं एक असली शहरी निकम्मे से मिला था, मेरे समान, हालांकि अलग तरीके से। वह दुनिया के इंसानों की गतिविधियों को पूरी तरह से अलग था। हम एक ही प्रजाति के थे, अगर केवल इस मायने में ही हम दोनों दिशाहीन थे। साथ ही हम में एक मूलभूत अंतर था। वह अपनी हास्यास्पदता के प्रति बिना जागरूक हुए काम करता था, या उस हास्यास्पदता की दयनीयता का कोई मान्यता नहीं देता था। मैंने उसका तिरस्कार किया, उसे केवल मनोरंजन के लिए उपयुक्त माना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मैं केवल उस उद्देश्य के लिए जुड़ा था। कभी कभी मुझे हमारी दोस्ती पर भी शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन अंत में उसके साथ बाहर जाने के परिणाम स्वरूप, यहाँ तक कि होरी की भी मेरे लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। शुरुआत में हालांकि मुझे यकीन था कि होरी की एक अच्छा लड़का था, असामान्य रूप से अच्छा लड़का, और इंसानों के अपने आदतन डर से बावजूद मैंने अपनी सतर्कता इतनी ढीली कर दी कि मुझे लगा कि मुझे टोक्यो के लिए एक अच्छा गाइड मिल गया है। सच कहूँ तो जब मैं पहली बार शहर आया था, मुझे कंडक्टर के डर से सड़क पर ट्राम चढ़ने का डर लगता था। मुझे कबूकी थिएटर में प्रवेश करने से डर लगता था, क्योंकि मुख्य प्रवेश द्वार पर लाल कालीन वाली सीढ़ियों के किनारे खड़ी एशरेट से डर लगता था। मुझे रेस्टोरेंट में जाने से डर लगता था, क्योंकि वेटर मेरे पीछे चुपके से इंतज़ार करते थे कि मेरी प्लेट खाली हो। सबसे ज़्यादा मुझे बिल चुकाने से डर लगता था। कुछ खरीदने के बाद जैसे पैसे देते समय मेरे अटपटीपन कंजूसी से नहीं, बल्कि अत्यधिक तनाव, अत्यधिक शर्मिंदगी, अत्यधिक बेचैनी और आशंका से उत्पन्न होती थी। मेरी आंखें मेरे सिर में तैरने लगती थी और पूरी दुनिया में मेरे सामने अंधेरा हो जाता था, जिससे मुझे लगता था कि मैं आधा पागल हो गया हूँ। सौदेबाजी का सवाल ही नहीं था। मैं अक्सर अपना छुट्टा लेना भूल जाता था, और मैंने कई बार खरीदी हुई चीज़ें घर ले जाना भूल गया था। मेरे लिए अकेले टोक्यो में घूमना पूरी तरह असंभव था।
मेरे पास पूरे दिन घर में लेटे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए मैंने अपने पैसे होरिको को सौंप दिए और हम दोनों साथ में ही बाहर गए। वह एक शानदार सौदेबाज था और शायद यही उसे सुखभोग का विशेषज्ञ बनाता था। वह न्यूनतम राशि खर्च करके अधिकतम प्रभाव डालने में असामान्य कुशलता दिखाता था। उसकी प्रतिभा इसमें थी कि वह जहाँ चाहता था वह सबसे कम समय में पहुंच जाता, बिना कभी टैक्सी का सहारा लिए। वह उचित लगने पर ट्राम, बस, यहाँ तक कि नदी में स्टीम लॉन्च का भी उपयोग करता। उसने मुझे व्यवहारिक शिक्षा दी इस प्रकार: अगर हम सुबह की वेश्या के पास से घर लौटते समय एक निश्चित रेस्टोरेंट में रुकते और भोजन के साथ स्नान करते, तो यह विलासिता का अनुभव करने का एक सस्ता तरीका था। उसने यह भी समझाया कि मांस के साथ चावल या सड़क किनारे के स्टैंड पर मिलने वाली कटार में चिकन जैसे व्यंजन सस्ते लेकिन पौष्टिक होते हैं। उसने गारंटी दी कि ब्रांडी से ज़्यादा तेज़ी से नशा करने वाली कोई चीज़ नहीं है। किसी भी तरह बिल के मामले में उसने मुझे कभी भी ज़रा भी चिंता या डर महसूस नहीं होने दिया। होरिकी के साथ रहने से मुझे जो दूसरी चीज़ बचाई वह यह थी कि उसे अपने श्रोता के विचारों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और वह 24 घंटे बिना रुके बकवास की धारा बहा सकता था। जिस देशों में उसकी जुनून की विस्फोटकता उसे ले जाती, हो सकता है कि उसका जुनून अपना श्रोता की भावनाओं को नज़रअंदाज करने में था। उसकी बातों ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे सुखों से थक जाने पर हमें असहज चुप्पी में पड़ने का कोई खतरा नहीं था। दूसरे लोगों के साथ व्यवहार में मैं हमेशा सतर्क रहता था, ये सोचते हुए कि वह भयानक चुप्पी न हो जाए। लेकिन क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से धीमा बोलने वाला था, मैं इसे केवल मस्खरी का सहारा लेकर टाल सकता था। अब हालांकि वह मूर्ख होरिकी बिना इसकी जरा भी जानकारी के मस्खरे की भूमिका निभा रहा था और मुझे उचित जवाब देने का कोई बाध्य नहीं था। यह काफ़ी था कि मैं उसके शब्दों की धारा को अपने कानों से बहने दूं और कभी कभी मुस्कुराते हुए टिप्पणी करूं, कभी नहीं, वाकई नहीं। मुझे जल्द ही समझ आया कि शराब, तंबाकू और वेश्याएं मेरे इंसानों के डर को भगाने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। यहाँ तक कि कुछ क्षणों के लिए मुझे यहाँ तक लगने लगा कि अगर मुझे इन बचाव के साधनों को प्राप्त करने के लिए अपनी आखिरी संपत्ति भी बेचने पड़े तो यह इसके लायक होगा। मैं वेश्याओं को कभी इंसान या यहाँ तक कि औरतों के रूप में नहीं सोच पाया। वे मुझे बेवकूफ़ या पागल लगती थी, लेकिन उनकी बाहों में मुझे पूर्ण सुरक्षा महसूस होती थी। मैं गहरी नींद सो सकता था। यह दयनीय था कि वे वास्तव में कितनी लालच से रहित थी और शायद क्योंकि वे मेरे लिए अपनी तरह की एक आत्मीयता महसूस करती थी, ये वेश्याएं हमेशा मुझे एक स्वाभाविक दोस्ताना व्यवहार दिखाती थी जो कभी दबावपूर्ण नहीं होता था। बिना किसी छिपे मकसद के दोस्ती, बिना उच्च दबाव की बिक्री की दोस्ती, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो शायद फिर कभी ना आए। कुछ रातों को मैंने इन बेवकूफ़ पागल वेश्याओं को मैरी के प्रभाव मंडल के साथ देखा। मैं इंसानों के अपने डर से बचने के लिए उनके पास जाता था, केवल एक रात की शांति के लिए। लेकिन इन आत्मीय वेश्याओं के साथ खुद का मनोरंजन करने की प्रक्रिया में मुझे अनजाने में एक तरह की आपत्तिजनक आभा प्राप्त हो गई थी जो मुझसे अलग नहीं होती थी। यह मेरे अनुभव का पूरी तरह अप्रत्याशित उप उत्पाद था, लेकिन धीरे धीरे यह और स्पष्ट होता गया जब तक कि होरिकी ने इसे इंगित नहीं किया। मेरे आश्चर्य और व्याकुलता के लिए मैंने वस्तुनिष्ठ रूप से बोलते हुए वेश्याओं के हाथों औरतों में एक शिक्षुता पूरी की थी और हाल ही में मैं इसमें काफ़ी निपुण हो गया था। औरतों की सबसे कठिन शिशुता, वे कहते हैं, वेश्याओं के साथ होती है और यह सबसे प्रभावी होती है। लेडी किलर की गंध मुझ में समा गई थी और औरतें केवल वेश्या ही नहीं, इसे सहज रूप से भाप लेती थी और मेरे पास आकर्षित होती थी। यह अश्लील और अपमानजनक अभाव वह बोनस थी जो मुझे मिली थी। यह स्पष्ट रूप से मेरी शिक्षुता के पुनर्जनन प्रभावों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान देने योग्य थी। होरिकी ने मुझे इसे आधा तारीफ के रूप में बताया, मुझे लगता है, लेकिन इसने मुझ में एक दर्दनाक तार छेड़ दिया। मुझे अब एक बार गर्ल्स की अनाड़ी लिखे पत्र याद आए और जनरल की बेटी
20 साल की एक लड़की जिसका घर मेरे बगल में था, जो हर सुबह जब मैं स्कूल में जाता, बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने फाटक के आसपास सज-धज कर घूमती थी। और स्टेक रेस्टोरेंट की वेट्रेस, जो तब भी जब मैं एक शब्द भी नहीं कहता था, और मेरे द्वारा संक्षिप्त तंबाकू की दुकान की लड़की जो हमेशा सिगरेट के पैकेट में कुछ डाल देती थी, और कबूकी थिएटर में बगल की सीट पर बैठी औरत। और वह समय जब मैं नशे में था और आधी रात को सड़क पर ट्राम से सो गया था, और वह अप्रत्याशित पत्र जो देश में एक रिश्तेदार लड़की से आया था, जो जोश से भरा हुआ था। और वह लड़की जो भी थी, जिसने मेरे लिए गुड़िया छोड़ी थी, जो उसने खुद बनाई थी जब मैं बाहर था, उन सभी के साथ मैं अत्यधिक नकारात्मक रहा था, और कहानियाँ इससे आगे नहीं बढ़ी थी, अविकसित टुकड़े बनी रही थी। लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य था, और मेरी ओर से कोई मूर्खतापूर्ण भ्रम नहीं था कि मेरे आसपास एक ऐसी आधा थी जो औरतों को भावुक सपनों में भेज सकती थी। इसे होरिकी जैसे किसी व्यक्ति द्वारा इंगित करने से मुझे शर्मिंदगी जैसी कटुता महसूस हुई। साथ ही मैंने वेश्याओं में सारी रुचि खो दी। अपनी आधुनिकता दिखाने के लिए मुझे कोई और कारण नहीं सूट करता। होरिकी ने एक दिन मुझे एक गुप्त कम्युनिस्ट बैठक में ले लिया। मुझे ठीक से याद नहीं कि इसे क्या कहा गया, शायद पढ़ने वाला समझ। होरिकी के लिए एक गुप्त कम्युनिस्ट बनना शायद टोक्यो के दर्शनीय स्थानों में से एक और था। मुझे कॉमरेड से मिलवाया गया और मुझे एक पैम्पलेट्स खरीदना पड़ा। फिर मैंने एक असाधारण रूप से कुरूप युवक, जो मुख्य अतिथि था, द्वारा मार्क्सवादी अर्थशास्त्र पर एक व्याख्यान सुना। उसने जो कुछ भी कहा वह अत्यधिक स्पष्ट लग रहा था और निसंदेह सच था। लेकिन मुझे यकीन था कि इंसानों के दिलों में कुछ और अस्पष्ट और भयावह छिपा हुआ था। लालच इसे कवर नहीं करता, ना ही घमंड, ना ही यह केवल वासना और लालच का संयोजन था। मुझे यकीन नहीं था कि यह क्या था, लेकिन मुझे लगा था कि मानव समाज के तल में कुछ अस्पष्ट था जो अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं था। इस अजीब तत्व से भयभीत होने के बावजूद मैंने भौतिकवाद को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया, जैसे पानी अपना स्तर ढूंढ लेता है। लेकिन भौतिकवाद मुझे इंसानों के डर से मुक्त नहीं कर सका। मैं उस आनंद की तलाश को अनुभव नहीं कर सका जो एक आदमी को तब होता है जब वह युवा पत्तियों पर अपनी आंखें खोलता है। फिर भी मैं नियमित रूप से पढ़ने वाले समाज की बैठकों में भाग लेता था। मुझे यह देखना बहुत मज़ेदार लगता था कि मेरे कॉमरेड्स उनके चेहरे, जीवन और मृत्यु के मामलों पर चर्चा करते हुए तनावग्रस्त, ऐसी प्रारंभिक सिद्धांतों के अध्ययन में डूबे हुए थे, जो एक और एक बराबर दो के क्रम में के थे। मैंने अपनी आदत के अनुसार बैठकों से कुछ तनाव कम करने की कोशिश की। यही कारण था, मुझे लगता है, कि समूह का दमघोंटू माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। मैं इतना लोकप्रिय हो गया कि मुझे बैठकों में अनिवार्य माने जाने लगा। ये साधारण लोग शायद यह सोचते थे कि मैं उनके जाले ही साधारण हूँ, एक आशावादी, हंसी पसंद करने वाला साथी। लेकिन अगर उनकी ऐसी राय थी तो मैं उन्हें पूरी तरह धोखा दे रहा था। मैं उनका साथी नहीं था। फिर भी मैं एक बैठक में भाग लेता था और उनके लिए अपने पूरे हास्य प्रदर्शन का प्रदर्शन करता था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यह पसंद था, क्योंकि वे लोग मुझे भाए थे, और ज़रूरी नहीं कि क्योंकि हम मार्क्स से उत्पन्न किसी साझा स्नेह से जुड़े थे। तर्कहीनता, मुझे यह विचार हल्का सा सुखद लगा, या बल्कि मैं इसे साथ सहज महसूस करता था। मुझे जो डर था वह दुनिया की तर्क संगति थी। इसमें कुछ अपार शक्तिशाली की प्रारंभिक स्वाद था। इसका तंत्र समझ से मेरे परे था, और मेरी संभवता उस खिड़की रहित, हड्डी ठंडी करने वाले मेरे कमरे में बंद नहीं कर सकता था। हालांकि बाहर तर्कहीनता का सागर था, फिर मेरे लिए उसमें तैरना कहीं अधिक सुखद था, जब तक कि मैं अंत में डूब न जाऊं। लोग सामाजिक बहिष्कृतों की बात करते थे। ये शब्द स्पष्ट रूप से दुनिया के दयनीय हारने वाले दुष्टों को दर्शाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जन्म से ही सामाजिक बहिष्कृत रहा हूँ। अगर मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे समाज ने बहिष्कृत के रूप में नामित किया है, तो मुझे उसके लिए हमेशा स्नेह महसूस होता है।
एक ऐसी भावना जो मुझे पिघलती कोमलता में बहा ले जाती है। लोग अपराधी चेतना की भी बात करते हैं। इस मानव दुनिया में मेरे पूरे जीवन में ऐसी चेतना से पीड़ित रहा हूँ, लेकिन यह मेरा वफादार साथी रहा है। जैसे गरीबी में एक पत्नी, और साथ में केवल हम दोनों ने हमने अपने उदास सुकून का आनंद लिया है। यह शायद मेरे जीने का एक दृष्टिकोण में से एक रहा है। लोग आम तौर पर अपराधी विवेक की चोट की भी बात करते हैं। मेरे मामले में यह चोट तब अपने आप प्रकट हुई जब मैं शिशु था, और समय के साथ यह ठीक होने के बजाय और गहरी होती गई, यहाँ तक कि अब यह हड्डी तक पहुंच गई है। मैंने हर रात जो यातनाएं सही है, उन्होंने अनंत विविधता के यातनाओं से युक्त एक नरक बनाया है। लेकिन यह कहने का बहुत अजीब तरीका है। यह चोट धीरे धीरे मेरे अपने मांस और खून से भी ज़्यादा प्यारी हो गई है, और मैंने इसके दर्द को, इसकी जीवित भावना, या यहाँ तक कि इसके स्नेह की फुसफुसाहट पाना है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक भूमिगत आंदोलन का माहौल आश्चर्यजनक रूप से सुखदायक और सहज था, जो मुझे आकर्षित करता था। दूसरे शब्दों में, वह इतना इसके मूल उद्देश्य नहीं थे जितना कि इसका व्यक्तित्व था। होरिकी के लिए यह आंदोलन केवल मूर्खतापूर्ण मजाक का एक बहाना था। वह केवल उसी बैठक पे आया जहाँ उसने मुझे परिचय कराया। उसने फिर से न आने का कारण दिया। वह मूर्ख मजाक था कि मार्क्सवादियों को समाज के केवल उत्पादन पहलुओं का ही नहीं बल्कि उपभोग पहलुओं का भी अध्ययन करना चाहिए। किसी भी तरह हमने केवल उपभोग पहलुओं का ही पालन किया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, उन दिनों में हर तरह के मार्क्सवादी थे। कुछ जैसे होरिकी खाली आधुनिकता के कारण खुद को ऐसा कहते थे। दूसरों को, जैसे मुझे, इसकी तर्कहीनता की गंध के लिए आकर्षण ने आंदोलन में भाग लेने के लिए मुझे प्रेरित किया। मुझे यकीन है कि अगर मार्क्सवाद के सच्चे विश्वासियों को पता चल जाता कि होरिकी और मैं वास्तव में किस चीज़ में रुचि रखते हैं, तो वे हम पर बहुत गुस्सा होते और हमें तुरंत नीच गद्दार के रूप में निकाल देते। अजीब बात है, हालांकि न तो होरिकी और न मैं कभी निष्कासन के करीब आए। इसके विपरीत, मैं इस तर्कहीन दुनिया में तर्कसंगत सज्जनों की इस दुनिया की तुलना में इतना अधिक सहज महसूस करता था कि मैं जो कुछ मुझ में उपेक्षित था, उसे स्वस्थ तरीके से कर सकता था। इसीलिए मुझे एक होनहार साथी माना जाता, और मुझे हास्यास्पद गोपनीयता से भरे विभिन्न कार्य सौंपे गए। वास्तव में मैंने उनके किसी भी कार्य को कभी मना नहीं किया। आश्चर्यजनक रूप से विनम्र, मैंने जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहने को कहा, उसे इतने शांत आत्मविश्वास के साथ किया कि कुत्तों, साथ ही पुलिस को इस नाम से पुकारते थे। कुत्तों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ, और मुझे कभी पूछताछ के लिए नहीं उठाया गया। मुस्कुराते हुए, दूसरों को मुस्कुराने के लिए मैंने उनके सभी खतरनाक मिशनों को पूरी तरह से निभाया। आंदोलन के लोग इतने अत्यधिक सावधानियां बरतते थे। वे हमेशा जीवन मृत्यु के तनाव में रहते थे, जैसे कि किसी जासूसी उपन्यास की अनाड़ी नकल कर रहे हो। जिन मिशनों में मैं लगा था, वे वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से महत्वहीन थे, लेकिन साथ ही खुद को इन कामों की खतरनाकता की लगातार याद दिलाकर उन्मादी उत्साह की स्थिति में रखते थे। उस समय मुझे लगता था कि अगर मैं पार्टी सदस्य बन गया और पकड़ा गया, तो जेल में अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा बिताने की संभावना भी मुझे परेशान नहीं करेगी। मुझे यह विचार आया कि जेल का जीवन वास्तव में इंसानों द्वारा जीने वाले जीवन की वास्तविकताओं के नरकमय डर में मेरी नींद हराम रातों का कराहने से ज़्यादा सुखद हो सकता है। यहाँ तक कि जब मेरे पिता और मैं एक ही घर में रहते थे, वह मेहमानों को प्राप्त करने या बाहर जाने में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी कभी 3 या 4 दिन बीत जाते थे बिना एक दूसरे को देखे। हालांकि इससे उनकी उपस्थिति कम दबावपूर्ण और डरावनी नहीं हुई। मैं बस सोच रहा था, बिना अभी तक इसे प्रस्तावित करने की हिम्मत किए। मैं सोच रहा था कि मैं घर छोड़कर कहीं और रहने की जगह ढूंढना चाहता हूँ। जब मुझे हमारे पुराने देखभालकर्ता से पता चला कि मेरे पिता स्पष्ट रूप से घर बेचने का इरादा कर रहे थे,
पिता का डाइट के सदस्य के रूप में कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला था। निसंदेह कई कारणों से उनका फिर से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था। शायद मैं शायद मैं अपने पिता के विचारों को किसी अजनबी की तुलना में बेहतर समझने का दावा नहीं करता। शायद उन्होंने घर पर एक ही रिट्रीट बनाने का फैसला किया था। उन्हें टोक्यो के लिए कभी ज़्यादा स्नेह नहीं था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला होगा कि मेरे जैसा एक साधारण कॉलेज छात्र की सुविधा के लिए नौकरों के साथ एक घर बनाए रखना व्यर्थ है। किसी भी तरह घर जल्द ही बिक गया और मैं होनगो में एक पुराने लॉजिंग हाउस में एक उदास कमरे में चला गया, जहां मुझे तुरंत वित्तीय चिंताओं ने घेर लिया। मेरे पिता मुझे हर महीने खर्च के लिए एक निश्चित भत्ता देते थे। यह 2 या 3 दिनों में ख़त्म हो जाता था, लेकिन घर में हमेशा सिगरेट, शराब और फल उपलब्ध रहते, और अन्य चीज़ें, किताबें, स्टेशनरी और कपड़े जैसी चीज़ें पड़ोस की दुकानों में उधार ली जा सकती थी, जब तक यह मेरे पिता की संरक्षित दुकानों में से एक थी। मुझे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए भी वहाँ से निकलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर अचानक मुझे अपने दम पर लॉजिंग में फेंका गया और मुझे घर से हर महीने मिलने वाले भत्ते पर गुजारा करना पड़ा। मैं पूरी तरह से हताश था। भत्ता हमेशा की तरह 2 या 3 दिनों में ख़त्म हो जाता था और मैं डर और निराशा से लगभग पागल हो जाता था। मैंने अपने पिता, भाइयों और बहनों को बारी बारी से पैसे मांगने के लिए तारों की बौछार कर दी। तारों के बाद विस्तृत पत्र भेजे गए। पत्रों में बताए गए तथ्य बिना किसी अपवाद के बेतुके गढ़े हुए थे। मुझे लगा कि लोगों से एहसान मांगते समय उन्हें हंसाना एक अच्छी रणनीति थी। होरिकी के मार्गदर्शन में मैंने गिरवी की दुकानों में भी जाना शुरू किया। सब कुछ के बावजूद मेरे पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी और मैं उन लॉजिंग में अकेले रहने में पूरी तरह असमर्थ था, जहाँ मैं किसी को नहीं जानता था। अपने कमरे में चुपचाप अकेले बैठना मुझे भयभीत करता था। मुझे डर लगता था, जैसे कि किसी भी क्षण कोई मुझ पर हमला कर सकता है या मुझे मार सकता है। मैं बाहर भाग जाता, या तो आंदोलन की गतिविधियों में मदद करने के लिए या होरिकी के साथ बारों का चक्कर लगाने के लिए, जहाँ हम सस्ती खातिर पीते थे। मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई और चित्रकला दोनों लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दी थी। फिर मेरे कॉलेज के दूसरे साल के नवंबर में एक शादीशुदा महिला के साथ, जो मुझसे बड़ी थी, प्रेम आत्महत्या में शामिल हो गया। इससे सब कुछ बदल गया। मैंने कक्षाओं में भाग लेना बंद कर दिया और अपने पाठ्यक्रमों के लिए 1 मिनट भी अध्ययन नहीं किया। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से मैं परीक्षाओं में समझदार जवाब दे पाता था और मैं किसी तरह अपने परिवार को यह भ्रम देने में कामयाब रहा कि सब ठीक है। लेकिन मेरी खराब उपस्थिति के कारण अंततः स्कूल ने मेरे पिता को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी। मेरे बड़े भाई ने मेरे पिता की ओर से मुझे एक लंबा, कठोर शब्दों वाला पत्र लिखा, जिसमें मुझे अपने तरीके बदलने की चेतावनी दी गई। मेरे लिए इससे भी अधिक दबाव वाली चिंताएं थी पैसे की कमी और आंदोलन द्वारा मुझ में आवश्यक कार्य, जो इतने बार बार और उन्मादी हो गए थे कि मैं अब उन्हें मजाक के मूड में नहीं कर सकता था। मुझे मध्य टोक्यो के स्कूलों में सभी मार्क्सवादी छात्र कार्रवाई समूह का नेता चुना गया था। मैं संपर्क बनाए रखने के लिए इधर उधर भागता था। मेरे रेनकोट की जेब में मैंने सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उपयोग के लिए एक छोटा चाकू रखा था। मुझे अब याद है कि मैं उसकी नाजुक ब्लेड शायद ही मेरे पेंसिल को तेज करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं इतना पी लूं कि गहरे नशे में डूब जाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। पार्टी से मेरी सेवाओं के लिए अनुरोध इतनी बार बार आते थे कि मुझे सांस लेने का समय भी मुश्किल से मिलता। मेरे जैसे कमज़ोर शरीर के लिए ऐसे उन्मादी गतिविधि सहन करना मुश्किल था। मैंने समूह की मदद करने का एकमात्र कारण इसकी तर्कहीनता के प्रति मेरा आकर्षण था, और इतनी भयावह रूप से शामिल हो जाना मेरे मजाक का एक अप्रत्यक्ष परिणाम था। मैं गुप्त रूप से समूह का कहना चाहता था, यह काम मेरा नहीं है। आप एक नियमित पार्टी कार्यकर्ता को यह क्यों नहीं देते? इस तरह की झुंझलाहट की प्रतिक्रियाओं को दबाने में असमर्थ मैंने भागने का रास्ता चुना। मैं भाग गया, लेकिन इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली। मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया। उस समय 3 महिलाएं थीं जो मुझे विशेष स्नेह देती थी।
उनमें से एक मेरे लॉजिंग हाउस के मकान मालिक की बेटी थी। जब मैं आंदोलन के कामों से इतना थक जाता कि बिना खाए बिस्तर पर गिर जाता, वह हमेशा मेरे कमरे में आती, अपने हाथ में लेखन पैड और पेन लिए हुए। माफ़ करें, नीचे मेरी बहन और छोटे भाई के साथ इतना शोर है कि मैं अपने विचारों को इकट्ठा करके पत्र नहीं लिख सकती। वह मेरे डेस्क पर बैठ जाती और लिखती, कभी कभी 1 घंटे से ज़्यादा समय तक। यह बहुत आसान होता अगर मैं वहाँ लेटा रहता और उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करता, लेकिन लड़की का चेहरा बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा था कि वह चाहती थी कि मैं बात करूं, और हालांकि मुझ में एक शब्द बोलने की ज़रा सी भी इच्छा नहीं थी। मैं अपनी सामान्य निष्क्रिय सेवा की भावना दिखाता। मैं कराहते हुए पेट के बल लेट जाता, सिगरेट फूकते हुए शुरू करता। मुझे बताया गया है कि कुछ पुरुष अपनी प्रेमिकाओं से मिले प्रेम पत्रों को जलाकर स्नान का पानी गर्म करते हैं। कितना भयानक! वह आप ही होंगे, उसने कहा। वास्तव में मैंने उस तरह से दूध उबाला है और उसे पिया भी, मैंने कहा। लड़की के लिए इतना सम्मान, अगली बार मेरा उपयोग करे, उसने कहा। काश वह जल्दी चली गई। पत्र वास्तव में कितना पारदर्शी बहाना था। मुझे यकीन है कि वह वर्णमाला या सप्ताह के दिन और महीने लिख रही थी। मुझे दिखाओ तुमने क्या लिखा, मैंने कहा, हालांकि मैं इसे देखने से बचना चाहता था। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, उसने विरोध किया। आप भयानक है। उसकी खुशी इतनी अशोभनीय थी कि मेरे लिए उसके प्रति सारी भावनाएं ठंडी पड़ गई। मैंने उसके लिए काम सोचा। मुझे परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन क्या आप ड्रग स्टोर जाकर मेरे लिए नींद की गोलियां खरीद ले सकती है? मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा चेहरा जल रहा है और इसलिए मैं सो नहीं पा रहा। मुझे खेद है। और पैसे के बारे में? यह ठीक है, पैसे की चिंता मत करें, उसने कहा। वह खुशी से उठी। मुझे अच्छी तरह पता था कि किसी पुरुष द्वारा कोई काम करने के लिए कहे जाने पर औरतें कभी नाराज नहीं होती, वे खुश होती है अगर कोई पुरुष उनसे कोई एहसान मांगता है। मेरी रुचि रखने वाली दूसरी लड़की एक कॉमरेड थी जो शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में पढ़ती थी। आंदोलन में मेरी गतिविधियों ने मुझे, चाहे कितना भी अप्रिय क्यों ना हो, उसे हर दिन देखने के लिए बाध्य किया। दिन के काम की व्यवस्था पूरी होने के बाद वह जिद्दी तौर पर मेरे पीछे पीछे चलती थी। वह मुझे बेतरतीब ढंग से उपहार खरीदती थी और उन्हें यह कहते हुए देती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी असली बहन समझो। उसके बनावटीपन पर सिकुड़ते हुए मैं जवाब देता, मैं करता हूँ, और एक दुखी सी मुस्कान जबरदस्ती लाता। मुझे डर था कि उसे नाराज कर दूंगा। मेरा एकमात्र विचार था कि किसी तरह उसे टाल दूं। नतीजतन मैं उस कुरूप अप्रिय लड़की की सेवा में और ज़्यादा समय बिताने लगा। मैंने उसे मेरे लिए उपहार खरीदने दिए। वे बिना किसी अफवाह के असाधारण रूप से खराब स्वाद के थे, और मैं आमतौर पर उन्हें तुरंत डाकिया या किराने के लड़के को दे देता। मैं उसके साथ रहते समय खुश दिखने की कोशिश करता और अपने मजाक से उसे हंसाता। एक गर्मी की शाम वह बस मुझ में अलग नहीं होनी चाहिए थी। उसे जाने के लिए मनाने की उम्मीद में मैंने एक अंधेरी जगह पर, जहां हम सड़क पर अकेले थे, उसे चूमा। वह अनियंत्रित रूप से शर्मनाक ढंग से उत्तेजित हो गई। उसने एक टैक्सी बुलाई और मुझे उस छोटे से कमरे में ले गई जिसे आंदोलन ने एक कार्यालय भवन में गुप्त रूप से किराए पर लिया था। वह हमने पूरी रात एक जंगली उन्माद में बिताई। मेरी कितनी असाधारण बहन है, मैंने कटु मुस्कान के साथ खुद से कहा। परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास मकान मालकिन की बेटी या इस कॉमरेड से बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम हर दिन एक दूसरे से टकराते थे। मैं उन्हें पहले की तरह अन्य महिलाओं की तरह टाल नहीं सकता था। मुझे पता ही नहीं था कि कब मेरा पुराना आत्मविश्वास की कमी मुझे अनजाने में उन दोनों के साथ अपने को खुश करने की हताश कोशिशों में ले गई। यह ऐसा था जैसे मैं उनसे किसी प्राचीन ऋण से बंधा हुआ था।